मास से, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर जो बताया था वो बताया था, जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। इसके बाद आपको बताया था नेक्स्ट जो पॉइंट था कि डेंसिटी का जो ऑर्डर था वो किससे सॉल्व होगा, साइज से या मास से, मास से। इसके बाद अगर हम उसमें बात करें तो मास में जो एक्सेप्शन था वो क्या था, लिखना रब से। ग्रुप 2 के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्सेप्शन था उसका याद करने का तरीका क्या था, बेकार सर बालन मांगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट था है ना, डेंसिटी का, ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 की डेंसिटी का ऑर्डर क्या था, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो था तो फ्लेम टेस्ट के ऊपर बात करी थी, और फ्लेम टेस्ट में आपको बोला था कि दो दो पेयर बताए थे बेसिकली, एक बेरिलियम मैग्नीशियम का पेयर था और एक सोडियम पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम का पेयर था, है ना। और पेयर के टाइम पे आपको बता दिया गया था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेंगे और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्लेम टेस्ट शो करेंगे। ये तीनों फ्लेम टेस्ट के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा ना ही फ्लेम टेस्ट शो करेगा। रीजन क्या था, उनकी आई बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके कलर्स के बारे में बात करें तो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तीनों का कलर वॉयलेट, पोटेशियम सीधे सीधे वॉयलेट है, रुबिडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू वॉयलेट। इसके बाद सोडियम का कलर बोला था येलो, कौन सा येलो, गोल्डन येलो, फाब सेंटर से याद रख लेंगे उसको, एफ सेंटर में भी आता है। और लिथियम का बोला था लिकर, लिथियम क्रिम्सन रेड। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम डार्क रेड या क्रिम्सन रेड भी आ सकता है। और बाप जी बोला था मतलब बेरियम एप्पल ग्रीन। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी लास्ट में। अब जितने भी पॉइंट्स हैं, अंकित कुमार, अंकित कुमार कौन है भाई, पता नहीं, सुधांशु रंजन, देवांश बिंदल, मोहम्मद अर्शी और तस्लीम, जो भी हो बाहर आ जाए, ठीक है। हाँ चलिए, वो हो सकता है एसआरजी वेसआरजी की कुछ बात चल रही हो सकता है इसलिए बुलाए हो, पता नहीं है। तो जाना भाई, पैसा बोल देता तो नहीं जाता, इसलिए एसआरजी बोला मैंने। चले, अभी ध्यान से सुने, है ना। चलो, नहीं नहीं, एसआरजी चल रहा है, एक आध दिन पहले एसआरजी के लिए बुलाया तो हो सकता है उसी लिए बुलाया, पता नहीं। वो तो उसके मार्क्स कितने उसको पता होने चाहिए कि एसआरजी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। 600 प्लस है ना, तो इसलिए बुलाया होगा। हाँ, हर चीज में फीस ही लेके। चलो, अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो गई थी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को लेकर। एक लास्ट और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो पीरियोडिक टेबल के टाइम पर हमने बात करी थी रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, और हमने बोला था कि जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो वहां पर हमने दो क्वेश्चन लिखे थे, एक तो लिखा था गैसियस मीडियम में जहां मैंने बोला था सीजियम इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और एक आपको बोला था कि जब एसआरपी की आप बात करते हैं तो यहां पर सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बेटा, लिथियम। तो नॉर्मल गैसियस फॉर्म में जब सॉल्व करना होता है तो आप आई के बेस पे सॉल्व करते हो, और जब एक्वस मीडियम की बात आती है तो आप किससे सॉल्व करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका ये पॉइंट अभी इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि इसका बीच बीच में यूज आता रहेगा तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो काम चल जाएगा अपना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो तरह की कंडीशन बन जाती बेटा। सपोज इस तरह से आपको दे दिया। उसी के लिए बुलाया था, हाँ एसआरजी के लिए। चलो, ई नॉट की बात कर रहे हैं, ई नॉट एम से M+2 और ई नॉट M+2 से M के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। अभी अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर एलिमेंट का क्या होता हुआ दिख रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, हाफ सेल बेसिकली आपको दिखा रखा है, और यहाँ पर क्या होता हुआ दिख रहा है बेटा, रिडक्शन। तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस तरह का जो पोटेंशियल आ जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो ये ई नॉट जिस भी एलिमेंट का दिया होगा, जरूरी नहीं कि +2 ही हो, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो इसमें दो तरह की वैल्यूज मिल सकती है, या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा या नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर भी ई नॉट की अगर हम लोग बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो इसमें भी दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। जब भी जिस भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है ना, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो पॉजिटिव होने का मतलब है दैट प्रोसेस विल बी इजी, मतलब ये काम हो जाएगा आसानी से। तो इसका मतलब है
ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं या रिडक्शन करा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा। और अगर यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इजी नहीं है, ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर से, पहले इसको देख लें। अगर यहां पर रिडक्शन की बात चल रही है और आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गया ई नॉट का, इसका मतलब है रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, तो रिडक्शन विल बी इजी। और यहां पर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट होगा, या डिफिकल्ट होने का मतलब है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर किसी का ई नॉट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस से मतलब प्रोसेस हो जाएगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस से मतलब प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ई नॉट अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए हम लोग डेल्टा जी पे बात ना करके सीधे ई से देख लेते हैं कि अगर ई नॉट पॉजिटिव तो वो काम हो रहा होगा, और ई नॉट नेगेटिव मतलब वो काम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए, कई बार ऐसा होगा अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है हाफ सेल का, तो आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है या रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। कई बार सिर्फ ई नॉट देता है, कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आप ये जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेके चलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ, और सिर्फ ई नॉट दे रखा है, तो ये हमेशा किसको माना जाएगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल को माना जाएगा। अब आइए एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट में शक्ति कपूर का आओ। ठीक है, हाँ। अब देखें, ये सारा जो सीरीज है, ये सीरीज है ना, काम आता रहेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी। जब आपको बताएंगे तो बेसिकली इनमें से हो सकता है 2-4 एलिमेंट कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस यही रहेगा। अब आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हीं का यूज जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो यही वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मेटलर्जी ऑपरेट हो रही होगी पूरी की पूरी। ठीक है, अभी सबसे पहली बात यह है कि आप ये बताइए, इन सब में से एक्वस मीडियम की बात चल रही बेसिकली, तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, लिथियम। एक बात समझना, अगर कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उसका सबसे आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और बेटा अगर किसी का ऑक्सीडेशन इजीली होना है मतलब उसका एसओपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव होना चाहिए, मोर एंड मोर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो लिथियम वो है जिसका एसओपी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले पहले होगा, इसीलिए ये सबसे पावरफुल क्या बन जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर किसी का एसओपी मैक्सिमम पॉजिटिव है तो उसका एसआरपी मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पर लास्ट वाला जो एलिमेंट आता है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पर एसओपी मैक्सिमम पॉजिटिव है तो यहाँ एसओपी मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा, और वहां पर एसआरपी मैक्सिमम नेगेटिव है तो यहाँ एसआरपी मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है नीचे जाने पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी या रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की टेंडेंसी, देखिए रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की टेंडेंसी कम हो रही होगी। तो आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले का एसओपी मैक्सिमम पॉजिटिव, नीचे वाले का एसओपी मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है, अगर एसओपी, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, हाँ, ठीक है, अगर किसी का एसओपी मैक्सिमम नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान सुनो, एसओपी क्या है बेटा, मैक्सिमम। हाँ, हेलो हेलो हेलो, सारी दिक्कत
चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे बेटे, यहाँ पर कि अगर एयू का देखिए एसआरपी मैक्सिमम पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और जिसका सबसे पहले रिडक्शन होगा वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। नोट करें इसे। चलिए, है ना, ये जो सीरीज है एक बार फिर से इसको याद करने का तरीका बोल दे रहा हूँ। वैसे ये सीरीज आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़े बहुत एलिमेंट ऊपर नीचे तो क्या होंगे, बट कोई एलिमेंट हो सकता है वहां पर एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ चीजें वहां से गायब हो जाए, जैसे वहां पर वाटर एक एक्स्ट्रा आ जाता है मेनली, है ना, और तो कुछ भी नहीं होता। तो इसको याद करने का तरीका क्या बेटा, ली के बाप से काका ने मांगी, क्या क्या मांगा, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेह प्रभा ही कुटेगी, होगी आज पिटाई, और लास्ट पे शक्ति कपूर का हो। तो ये पूरा इसका याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो ये तो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो यहां पर आके कंप्लीट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगला जो पार्ट आता है बेटा एस ब्लॉक में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, अब इसमें जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, वो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, रिएक्टिविटी, ठीक है। अब रिएक्टिविटी की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेटल्स। और मेटल्स में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो देखिए, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेशन ऑफ आईई के टाइम पर मैंने आपको बोला था, एक एप्लीकेशन पढ़ा था हमने, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और उसमें मैंने बोला था एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल में एक पैराग्राफ दे रखा है कि ग्रुप 1 का रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, और ग्रुप 17 हेलोजेंस का रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम होता है। तो ये वैसे ही कुछ है। क्या ग्रुप 1 मेटल्स है या नॉन मेटल्स है बेटा, मेटल्स। ग्रुप 2 भी क्या है, मेटल्स। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। अगर मेटल्स में खुद का कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट आएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, यहां पर भी आएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। दोनों में कॉमन बात है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। चलिए, रिएक्टिविटी के बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना है दैट इज रिएक्शन विथ एयर। अब ध्यान सुनना, रिएक्शन विथ एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे उसको समझा दे रहा हूं पहले डिटेल में, ध्यान से देखो बेटा। हमारे पास जब एयर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो एयर दो टाइप की होंगी, जिसमें हम लोग पहला कंपोनेंट लेंगे बेटा ड्राई एयर, और दूसरा क्या लेंगे बेटा, मॉइस्ट एयर। ध्यान से देखिए, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर के बारे में जब भी बात करेंगे तो ड्राई एयर में जिन कंपोनेंट को लिया जाएगा वो कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जब भी हम मॉइस्ट एयर की बात करेंगे
तो यहाँ पर H2O आ जाएगा और H2O के प्रेजेंस में कौन रिएक्ट करेगा बेटा? CO2 रिएक्ट करेगा। पहले तो इसको आप अलग से कहीं पे लिख लें, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर। चलिए, अब इसमें कुछ जनरल बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये जो बातें अभी आपको बताई जा रही है यहाँ के लिए नहीं, पूरे पी ब्लॉक डी ब्लॉक जहां तक भी रिएक्शन आएंगे हर जगह यही बात बनेगी। देखिए ध्यान से, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? खुद का ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नाइट्राइड। वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जब CO2 की प्रेजेंस में आएगा तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोनेट। और उस कार्बोनेट में आप एक्सेस CO2 पास कर दें तो बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? बाइकार्बोनेट। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड मिल्कीनेस डिसअपियर्स, ये सब जब बातें आएंगी तो यही पॉइंट काम में आएगा। उसको हम लोग वहां पर देखेंगे डिटेल में। अभी हम लोग मेनली बात कर रहे हैं ड्राई एयर के बारे में, ठीक है? अब एक बात सुने, रिएक्शन विथ एयर में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, क्या इनका एक पेयर बताया गया था? नहीं बताया गया था बेटा? बताया गया था। और ये पेयर के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये दोनों ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स O2 एंड H2O। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, ऊपर वालों की रिएक्टिविटी कम है, तो ये आसानी से, अभी सुनते जाइएगा, आसानी से O2 और वाटर से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब इसका पाउडर फॉर्म ले लोगे तो पाउडर्ड फॉर्म लेने पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और आप जानते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ही पाउडर्ड फॉर्म लिया तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब ये आसानी से O2 और वाटर से क्या कर सकते हैं बेटा? रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर में ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा। अब देखो, अभी जो हम पॉइंट्स लिखेंगे, एक बात समझ लेना, पॉइंट्स लिखेंगे तो कहीं पर ऐसा होगा कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में यहां पर बहुत ज्यादा है और यहां कुछ भी ना है। किसी के बारे में ऐसा हो सकता है, तो वो स्पेस वैसी ही चलेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि बराबर बराबर पॉइंट आएंगे। एनसीईआरटी में जहां जितना दे रखा वैसा चलेगा, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। जो स्पेस खाली छूटेगी उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन विथ एयर में ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not react with, beryllium and magnesium do not react with O2 and water, O2 and water due to formation of protective layer, due to formation of protective layer, है ना? ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, इसके ऊपर बाद में बात होगी जब HNO3 भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसको प्रोटेक्टिव लेयर को पैसिव लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पैसिव लेयर। ठीक है, तो ध्यान रखें, प्रोटेक्टिव लेयर बोल दे, पैसिव लेयर बोल दे, बात एक ही है। इसके अलावा सुने, आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। बट इन पाउडर्ड फॉर्म, बट इन पाउडर्ड फॉर्म, बट इन पाउडर्ड फॉर्म दे रिएक्ट विथ O2 and water, but in powdered form they react with O2 and water. तो नॉर्मल फॉर्म में अगर बेरिलियम मैग्नीशियम लिया तो रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसको आप थोड़ा सा याद ही कर लें। बेरिलियम जो है ये यहां पर भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा, आगे भी जब बात करेंगे तो बेरिलियम लगभग किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसने यहां तो कर भी लिया, आगे और भी नहीं करेगा रिएक्शन। तो ये बेरिलियम एक हटके एलिमेंट चलेगा। क्या बेरिलियम अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर दिखाने वाला एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। तो ये बार बार क्वेश्चन बनता रहेगा इस तरह का। ठीक है, अभी इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा। ग्रुप 1 के साइड में क्या बोल रहे हैं? क्या ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ध्यान सुनना, क्या इनके बारे में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होता है जूनियर क्लासेस में कि दे आर केप्ट इन केरोसिन? पढ़ते हैं या वाटर के कांटेक्ट में ला दिया ना, जैसे वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ये दनाक से रिएक्शन बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं, मतलब तोड़ेगा, छोड़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है ना, तुरंत रिएक्शन करेगा। और ये तुरंत रिएक्शन करेगा, इसीलिए इनको हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा? बहुत ज्यादा। और क्योंकि अगर इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया तो इसका सरफेस जो होता है ना, आउटर सरफेस जो होता है, वो धीरे धीरे उसकी चमक गायब होने लगती है, लश्चर गायब होने लगता है। तो इनको बोलते हैं कि ये मेटल की क्या हो गई? टार्निशिंग हो गई। क्या हो गई? टार्निशिंग। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा, when kept in open alkali metals get tarnished easily. When kept in open alkali metals get tarnished easily. Alkali metals get tarnished easily
comma, they are stored in kerosene, they are stored in kerosene because they are highly reactive towards air and water. They are highly reactive towards air and water. They are highly reactive towards air and water. ठीक है, तो ये जनरल बातें हो गई एयर को लेकर। अब एयर में जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये सब तो अपने को पढ़ना है, इंडिविजुअली भी पढ़ना है। एक और बात बता दे रहे हो, यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे, हम मेनली किसकी बात करेंगे बेटा? ड्राई एयर की। और ड्राई एयर में दो कंपोनेंट है, कौन कौन है बेटा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनको अलग से भी प्रॉपर्टी वाइज पढ़ेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। बट उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन शो करता है। क्या बोला मैंने? पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन शो करता है। और अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से टकराएगा तो क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड। कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते? तो एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता है कि जो नोबल मेटल्स है, छापा में नीचे, गोल्ड और प्लेटिनम, और कुछ इनर्ट गैसेस, और कुछ सारी इनर्ट गैसेस नहीं, कुछ इनर्ट गैसेस, उसने नाम नहीं लिखा, बस ऐसे ही लिखा सम इनर्ट गैसेस। जैसे जेनॉन है, अपन जानते हैं रिएक्ट करता है, बाकियों को मान लेते हैं सम इनर्ट गैसेस। तो कौन कौन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, मार्जिन में कहीं पर अलग से लिख लेना इस बात को, है ना? लिख लेना, एनसीईआरटी की लाइन है, पी ब्लॉक में दे रखी है, लेकिन आप मार्जिन में लिखेंगे इसको। noble metals like gold and platinum, noble metals like gold and platinum, and some inert gases do not combine with oxygen, ठीक है? तो कभी डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई कौन है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है या कंबाइन नहीं कर रहा है, ये पॉइंट पता ही होना चाहिए। जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम बहुत इजीली समझ में आता है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। और गोल्ड प्लेटिनम आप जानते भी हो, एक्वा रेजिया से ही रिएक्शन करेगा, डायरेक्टली और किसी से करता भी नहीं है। और इनर्ट गैसेस के क्योंकि कंपाउंड ही नहीं बनते, तो वो भी ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा। बाकी पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ईजी है, क्या नाइट्रोजन से हर कोई रिएक्ट कर सकता है? तो नहीं। अभी हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक में केवल हाई फाई वाले नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे। कौन रिएक्ट करेंगे? हाई फाई। अब हाई फाई याद करिए कौन कौन था? क्या ग्रुप 1 में लिथियम हाई फाई था, और ग्रुप 2 में सारे। तो एक पॉइंट और अलग से कहीं पे लिख लेंगे, या मैं लिखवा दे रहा हूं वहीं पे ना, ये रिएक्शन विद एयर में ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा, ऑल अल्कली मेटल्स react with oxygen, all alkali metals react with oxygen to form their respective oxides, all alkali metals react with oxygen to form their respective oxides, but only lithium reacts with nitrogen. Only lithium reacts with nitrogen to form its nitride. Only lithium reacts with nitrogen to form its nitrite. ग्रुप 2 के साइड में जाइएगा, all group 2 elements combine with oxygen and nitrogen, to form their respective oxides and nitrites. ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट ये काम करेंगे, बट ध्यान रखना बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में ये काम करेगा, ये आपको ऑलरेडी लिखवाया जा चुका है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने बात कर ली बेटा रिएक्शन विथ एयर के बारे में, जो पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ एयर के बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अब एयर में ड्राई एयर को भी हम लोग ब्रेक करते जा रहे हैं। अब हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर और नाइट्रोजन, इन सबकी रिएक्शंस बेसिकली पढ़नी है। पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
और सारी प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाली। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना जो बताया जा रहा है। आप लोग ये जानते हैं कि कौन कौन, सुनो इधर ध्यान से, कौन कौन पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे? अभी बताया थोड़ी देर पहले, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सम इनर्ट। ये 2-4 बार अपन रिपीट कर लेंगे। जब जब ऑक्सीजन की रिएक्शन आएगी हर ब्लॉक में मैं बार बार रिपीट करवा दूंगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। तो क्या ग्रुप पूरा एस ब्लॉक क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड 3 तरह के बनेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब उसके ऊपर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले उसका पूरा फिनोमेना आपको बता दे रहा हूं। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बेटा, तो सबसे पहले फॉर्मेशन होगा ऑक्साइड का, है ना? ऑक्साइड लिख दे, मतलब आप नॉर्मल ऑक्साइड ही समझेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा हमेशा। अगर बाय चांस मेटल जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो थोड़े और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता होगा। अभी आपने थोड़ी सी ऑक्सीजन दी तो पहले क्या बनाया बेटा? ऑक्साइड। अगर मेटल का सरफेस एरिया ज्यादा है तो और ज्यादा ऑक्सीजन को अपने सरफेस पे कंज्यूम कर सकता होगा, रिएक्ट कर सकता होगा, तो अब वो इससे आगे बढ़ेगा। और जब कोई एलिमेंट ऑक्साइड के बाद और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता होगा तो वो फॉर्मेशन करेगा पर ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा? पर ऑक्साइड। और बाय चांस मेटल का साइज अभी और बड़ा है कि वो और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता होगा, तब जाके वो फॉर्मेशन किसका करेगा? सुपर ऑक्साइड का। तो एक बात बताएं, सबसे पहले अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा बेटा? ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड लगभग हर कोई बनाएगा, ठीक है? जो हमने बोला कि हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो यहां तक तो हर कोई पहुंचेगा। लेकिन अगर मेटल का साइज बड़ा है तो फिर वो और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता होगा। अगर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता होगा तो क्या बनाएगा बेटा? परऑक्साइड। तो एक बात बताओ, नॉर्मल ऑक्साइड से परऑक्साइड जाने पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब परऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन का कंटेंट होगा वो नॉर्मल ऑक्साइड से क्या होगा? ज्यादा। और अगर मेटल और ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता होगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? सुपर ऑक्साइड। तो ये ओवरऑल इसका प्रोसेस है। अब एक और बात बताएं, अगर आपको बोला जाए कि कोई एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है? सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या उस एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड भी मिलता होगा? क्योंकि ये बनेंगे तभी तो यहां तक पहुंचेगा। अगर मैं बोलूं कि कोई एलिमेंट परऑक्साइड बनाता है तो क्या वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता होगा? यस। तो ये बात अपने को ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहां पर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जब आप इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो इनमें से कौन नॉर्मल, कौन पर, कौन सुपर, वो सारी रिएक्शन बाद में लिखेंगे, पहले टाइप देख लेते हैं। ये बात बताइए, ग्रुप 1 में सबसे छोटा साइज किसका बेटा? लिथियम का। जिसका साइज सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा या सबसे कम? सबसे कम। सरफेस एरिया बहुत छोटा है। और अगर किसी ने मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कंज्यूम किया तो वो क्या बनाएगा बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या लिथियम से सोडियम जाने पर सरफेस एरिया बढ़ गया या कम हो गया बेटा? बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है, मतलब सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड तो बना सकता है, उससे आगे जाके क्या बनाएगा बेटा? पर ऑक्साइड बनाएगा। और क्या पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पूरे एस ब्लॉक में सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं या नहीं है बेटा? है। तो वो और ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते होंगे और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सुपर ऑक्साइड। ये तो इसकी बात हुई। अब आप इधर ध्यान दें, क्या अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज लिथियम? क्या अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज बेरिलियम? और मैंने बोला बेरिलियम और मैग्नीशियम का एक पेयर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ये छोटे साइज के हैं और ये क्या बनाएंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? बेरिलियम और लिथियम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बेरिलियम को चाहे मैग्नीशियम के साथ पेयर कर दो या लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप का पेयर बना दो, जैसे चाहे वैसे समझ लो। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटे साइज होने के कारण किसका फॉर्मेशन करेंगे? नॉर्मल ऑक्साइड का। और आपको पता भी होगा कि लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक और आयनिक साइज लगभग बराबर होता है, यही इनके डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन भी है। तो इसका भी साइज लगभग लिथियम जितना है, इसलिए ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा? नॉर्मल ऑक्साइड का। पूरे एस ब्लॉक में सबसे बड़े 3 एलिमेंट कौन है बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, मतलब ये किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? सुपर ऑक्साइड का। और इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट बच गए हैं ये सब किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? पर ऑक्साइड का। तो आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन नॉर्मल, कौन पर, कौन सुपर, तो अब इसको साइज से देख लीजिए। ग्रुप एस ब्लॉक का साइज का ऑर्डर याद करिए, जिगजैग जिगजैग उल्टा है। सबसे छोटा बेरिलियम से बड़ा, लिथियम से बड़ा, इन सब ने क्या बनाया? नॉर्मल ऑक्साइड। साइज छोटा था।
अब मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा ये सब क्या बना रहे बेटा परऑक्साइड, और इनसे भी बड़ा पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो साइज के बेसिस पे भी समझ में आ सकता है कि ये सब क्या बनाएंगे नॉर्मल, ऊपर के 3 नॉर्मल, इधर के लास्ट के 3, इसको अलग कर लेना बस, और ये आपको समझ में ही आता है सुपर ऑक्साइड। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बचे हुए बीच के सारे क्या बना लेंगे बेटा पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। पहले इसको एज इट इज लिखिए फिर आगे बात करते हैं। ये वाला भी पॉइंट मेंशन कर लेना बेटा कहीं पर अलग से, है ना। चलिए अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ, अब इसके बाद में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप 1 में है ना, ये सब तो हमने कॉमन लिख लिया। अब ग्रुप 1 के साइड में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिथियम reacts with oxygen to form, lithium reacts with oxygen to form normal oxide, to form normal oxide, form normal oxide, ब्रैकेट में लिखिएगा, also some peroxide, also some peroxide, also some peroxide। ध्यान सुनना, ध्यान समझना जो पॉइंट है। एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे आप, तो एनसीईआरटी के एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में ऑक्साइड्स में 2 जगह पर बातें दे रखी है। एक तो रिएक्शन विद एयर में भी ऑक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, और एक अलग से एक पेज के बाद फिर से ऑक्साइड के बारे में दे रखा है। और पहले वाले पेज में तो उसने ये लिखा है कि लिथियम क्या बनाता है बेटा नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरे वाले पेज पे उसने ये लिखा है कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्या बनाता है बेटा परऑक्साइड। तो ये इसको आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट की तरह समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो इसका मेजर प्रोडक्ट है, और थोड़ा बहुत साथ में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा परऑक्साइड का। भी अपने को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए आपको? एग्जाम में आया, सुनना मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में आया कि लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, और पहला ऑप्शन दिया नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया पर ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया सुपर ऑक्साइड, और चौथा बोला नन ऑफ दीस। तो अपने को पता है लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाया, मेजर प्रोडक्ट को अपन ने टिक कर दिया। लेकिन बाय चांस ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज सम पर ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो इसको भी आपको क्या मानना है? ट्रू। इसके अलावा वही जो क्वेश्चन बोला मैंने, लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, उसमें पहला ऑप्शन दिया ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, ओनली पर ऑक्साइड, ओनली सुपर ऑक्साइड एंड सम नॉर्मल ऑक्साइड अलोंग विद सम पेरोक्साइड। तो फिर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, थोड़ा बहुत माइनर प्रोडक्ट कौन सा मिलता है बेटा? पर ऑक्साइड का मिलता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे सुने, अगला जो पॉइंट है वो सोडियम के बारे में। ध्यान से देखिए, ग्रुप 1 की बात करें, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है बेटा? पर ऑक्साइड। इसके बारे में लिखा है कि ये पर ऑक्साइड के साथ थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखिएगा ग्रुप 1 के साइड में, सोडियम reacts with oxygen, sodium reacts with oxygen to form peroxide, to form peroxide along with some superoxide, along with some superoxide, along with some superoxide। ठीक है, तो ये अगेन वही बात है, माइनॉरिटी प्रोडक्ट है, तो इसको वैसे तो हम लोग नहीं लेंगे, बट अगर स्टेटमेंट आ जाए तो फिर आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट लिखे, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम react with oxygen to form, potassium rubidium and cesium react with oxygen to form their superoxides, potassium rubidium and cesium react with oxygen to form their superoxides। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली पहले समझ लिया, बट वो जो लिथियम और सोडियम वाला पॉइंट है उसमें थोड़ा बहुत पर ऑक्साइड और थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड था,
तो उसको हमने इसलिए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया। थर्ड वाले में स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं है, वो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ग्रुप 2 के साइड में आइए, ग्रुप 2 के साइड में आइए, लिखिएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम react with oxygen to form normal oxide. Beryllium and magnesium react with oxygen to form normal oxide. Beryllium and magnesium react with oxygen to form normal oxide. And calcium, strontium, barium and calcium, strontium, barium react with oxygen to form their peroxides. Calcium, strontium, barium react with oxygen to form their peroxides. ठीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा एनसीईआरटी ने अलग से, इतना ही बात दे रखा है कि ये नॉर्मल बनाता है, ये पर बनाता है, तो इसमें हमको और कुछ ऐड नहीं करना है। वो जो प्लस सम पर ऑक्साइड या प्लस सम सुपर ऑक्साइड, वो केवल किस साइड है बेटा, ग्रुप 1 के साइड में। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड एंड कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर पर ऑक्साइड। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने कौन किस तरह का कंपाउंड बना रहा था उसके ऊपर डिस्कशन किया। अगला पॉइंट सुनिए, ये सारे जो एलिमेंट्स बन रहे हैं इनमें जो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसा होता है बेटा, O पे 2-, ये नॉर्मल ऑक्साइड है बेटे। पर ऑक्साइड क्या बनेगा, O2 पे -2, ये पर ऑक्साइड आयन होता है। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा, O2-1। अब इसमें एक बात सुने, O2-, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, अकेला एटम है इसलिए। तो इसका मतलब ये पैरा है या डाया है, डाया। MOT पढ़ चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन डाया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पैरा। तो जितने भी सुपर ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे किस नेचर के होंगे, पैरा। और नॉर्मल और पर ऑक्साइड कैसे होंगे, डाया। और सुने, नॉर्मल और पर ऑक्साइड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस। और जो सुपर ऑक्साइड है वो पैरा भी होता है और कलर्ड होता है। और उसमें कलर होने का रीजन होता है लैटिस डिफेक्ट। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें से एफ सेंटर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल वैकेंसी डिफेक्ट, ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं। तो उन डिफेक्ट्स की वजह से जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या दिखाते हैं बेटा, कलर। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, दोनों में से जहां चाहे वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स आर कलरलेस, normal oxides and peroxides are colorless, whereas superoxides are orange or yellow in color. Superoxides are orange or yellow in color due to lattice defect. सुपर ऑक्साइड्स आर ऑरेंज और येलो इन कलर ड्यू टू लैटिस डिफेक्ट। तो कभी इसके कलर वलर पे क्वेश्चन आ जाए तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो सुपर ऑक्साइड है उनका कलर कौन सा होता है, जनरली ऑरेंज या येलोइश कलर होता है। और वो कलर का रीजन किसकी वजह से आएगा बेटा, लैटिस डिफेक्ट की वजह से आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। एक बात बताइए, एनसीईआरटी ने एक और बात बोल रखी है, हमने ऐसा पढ़ा था थर्मल स्टेबिलिटी में छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। तो एनसीईआरटी ये लिखता है कि जो सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि ये बड़ा आयन है, आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हुई थी, तो ये किसके साथ स्टेबल होगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि यहां पर इसका और इसका लैटिस क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये स्टेटमेंट वो भी बोल दे रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लीजिएगा। सुपर ऑक्साइड्स आर स्टेबल विथ large cations like potassium, rubidium, cesium, due to lattice effect. डिफेक्ट मत लिख लेना, डी नहीं है ना, लैटिस इफेक्ट। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ड्यू टू लैटिस इफेक्ट। और ब्रैकेट में लिख लेना बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। सीधा सा फंडा ये है कि बड़ा बड़े के साथ स्टेबल है ना। बाकी सब सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि बाकी सब कंपैरेटिवली छोटे हैं और सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए बड़ा कैटायन चाहिए। और बड़ा कैटायन कौन है बेटा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हम लोग लिथियम की बात करें बेटा, ध्यान सुनना। अब लिथियम की रिएक्शन जब आपने ऑक्सीजन से कराई तो फॉर्मेशन किसका हुआ बेटा, Li2O का, साथ में थोड़ा बहुत क्या बना बेटा, परऑक्साइड, है ना, यहां लिख दे रहा हूं, प्लस Li2O2। भूल जाइए इसको, ये माइनर प्रोडक्ट है। सोडियम का रिएक्शन जब आपने ऑक्सीजन से कराया तो क्या बना बेटा, Na2O2।
अब देखो मन में है ना, इसमें कई सारी बातें आती हैं और वो सबका रीजन एक ही है कि आपको ऑप्शन बेस्ड सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सुना आपने कि सोडियम का रिएक्शन किससे करा है? ऑक्सीजन से। अब बात ये आती है कि सर ये परऑक्साइड तो बना ही रहा है, पर ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या लिखना है? नॉर्मल ऑक्साइड लिखना है कि परऑक्साइड लिखना है कि क्या लिखना है? तो ये सारी बातें ऑप्शन बेस्ड होती है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया सोडियम रिएक्ट्स विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएगा परऑक्साइड। या ऐसा क्वेश्चन आया सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन, तो कहां रोकेगा? पर ऑक्साइड पे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सारी बात किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगी। फिर बोला सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, ओनली पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड। तो आपको पता है नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड, ये सारी बातें आ जाएंगी। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा बहुत मैंने आपको बोला किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? सुपर ऑक्साइड का। खैर उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को हम इस तरह से एम लिख देते हैं। एम का मतलब यहां पर हो गया पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। और इसका जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो तो ये किस तरह का ऑक्साइड बनाएंगे बेटा? सुपर ऑक्साइड टाइप का बनाएंगे। तो पहला वाला तो क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा वाला क्या बन गया बेटा? परऑक्साइड। और तीसरा वाला क्या बन गया बेटा? सुपर ऑक्साइड। ये रिएक्शंस है जो कि आपको बनानी आनी चाहिए कि किसके परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा। एक बात बताओ, ग्रुप 2 का अगर नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ग्रुप 2 का क्या बनाते हैं? तो बताइए ग्रुप 2 के मेटल पे चार्ज कितना होता है बेटा? +2। और नॉर्मल ऑक्साइड पे कितना होता है? -2। तो क्या ग्रुप 2 के नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला एमओ टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? बनेगा। अच्छा ग्रुप 2 में परऑक्साइड बनता है तो ग्रुप 2 में चार्ज कितना है बेटा? +2। और परऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है बेटा? -2। तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और उनके परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोटू टाइप का। तो आप देखो ग्रुप 2 के परऑक्साइड का फॉर्मूला मोटू टाइप का बन रहा है और ग्रुप 1 के सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला मोटू टाइप का बन रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि किसका परऑक्साइड किसका सुपर ऑक्साइड है ना। फॉर्मूले से रट के नहीं जाना है, आपको चार्ज के बेसिस पे सॉल्व करना आना चाहिए कि कौन परऑक्साइड होगा कौन सुपर ऑक्साइड होगा। ये पहली बात होगी। अब आगे सुनिएगा, ये जो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है इन सबका रिएक्शन विथ वाटर आपको पढ़ना है, सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी में गिवन है। ध्यान से देखिए, एक यूज आपने पढ़ा है कि जो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड होता है वो सबमरीन में, स्पेसशिप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए यूज होता है। तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? ऑक्साइड की। लिथियम के ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करा रहे हैं बेटा? वाटर से। दूसरा रिएक्शन हमें पढ़ना है कि पर ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराते तो क्या होता है। और तीसरा रिएक्शन हमें पढ़ना है कि अगर किसी सुपर ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है। तीनों टाइप के ऑक्साइड्स की 1 बाय 1 वाटर से रिएक्शन करा रहे, पहले नॉर्मल ऑक्साइड, फिर पर ऑक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड। अब सुने ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड, फिर हमने लिया पर ऑक्साइड, फिर हमने लिया सुपर ऑक्साइड। अब एक जनरल बात बोल रहा हूं, इधर देखें ध्यान से। क्या आप लोग जूनियर क्लासेस से ये रिएक्शन पढ़ते आ रहे बेटे? इसको जब इसमें डाला तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनता है। अब इसको लैंग्वेज के टर्म्स में सुनिएगा, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालने पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बोला मैंने? किसी भी ऑक्साइड, ये तो मेटल है, नॉन मेटल हो तो भी ऐसे ही होगा, हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे आगे जाके, यही होता है। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर एलिमेंट का क्या मिलता है? हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। फिर से बोलिए, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो क्या मिलेगा? किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया क्या मिलेगा? अब ये बात ऑक्साइड के लिए नहीं है, ये बात और भी एलिमेंट्स के लिए होती है। यहां पर आपने इसका ऑक्साइड लिया, इवन अगर मैं सिर्फ एलिमेंट लेता या इवन अगर मैं एलिमेंट का हाइड्राइड लेता, आप चाहे एलिमेंट को पानी में डालो, चाहे एलिमेंट के ऑक्साइड को पानी में डालो, चाहे एलिमेंट के हाइड्राइड को पानी में डालो, ये सारे कंपाउंड पानी में जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड का। बाय प्रोडक्ट हो सकता है किसी में मिले किसी में ना मिले, पर मेन प्रोडक्ट सबका क्या बनेगा बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड। फिर से सुन ले, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड को, किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड को जब पानी में डालोगे तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। अभी खैर हम लोग ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑक्साइड आपके सामने लिखे बेटे, किसी भी ऑक्साइड को जब मैं पानी में डालूंगा तो उस एलिमेंट का क्या बनेगा? हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो आप प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट बताइए यहां पर क्या बनेगा बेटा? LiOH। लिथियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा बेटा? LiOH। सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? NaOH। और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? KOH, है ना। अब पहले वाले केस में इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ऐसा नॉर्मल ऑक्साइड था, पानी में गया, हाइड्रोक्साइड बनाया। दूसरे वाले में क्या नॉर्मल ऑक्साइड के कंपैरिजन में पर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। वो जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन
पानी पे अटैक करेगा, और पानी पे अटैक करेगा तो पानी में ऑक्सीजन बढ़ा देगा, और पानी में ऑक्सीजन बढ़ा देगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया तो उसको इमेजिन करिए, नॉर्मल ऑक्साइड और ऑक्सीजन लिया तो पर ऑक्साइड, और ऑक्सीजन लिया तो सुपर ऑक्साइड। सुने फिर से, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डाला क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में और कुछ भी नहीं हो रहा। परऑक्साइड अगर लिया तो क्या परऑक्साइड में ऑक्सीजन ज्यादा था बेटा, यस। वो ऑक्सीजन कहां गया, H2O पे अटैक करा, H2O पे अटैक करके क्या बनाया, H2O2। अब इसको मैं एक और लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुने, आगे भी काम आएगा अपने को। क्या ये परऑक्सी कंपाउंड है, अरे क्या ये परऑक्सी कंपाउंड है। आगे जाकर सिलेबस में हमें कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, ऐसे बहुत सारे परऑक्सी कंपाउंड पढ़ने होते हैं। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को जब भी पानी में या एसिड में डालोगे, क्या बोला मैंने, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को जब भी पानी या एसिड में डालोगे हमेशा H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। H2O2 का प्रिपरेशन याद करिए, अगर आपको याद हो हाइड्रोजन चैप्टर में, तो H2O2 का प्रिपरेशन एक तो मार्शल एसिड से होता है बेटा, H2SO8 से, और दूसरा बेरियम के पर ऑक्साइड से करते हैं। मतलब किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी या एसिड में मिलाओ आपको H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। इसको लिख लेना साइड में कहीं पर भी, है ना। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी या एसिड से रिएक्शन कराने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। 4-5 बार सिलेबस में ये लाइन रिपीट होगी। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी में मिलाने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर ली बेटा इस H2O2 वाले रिएक्शन के ऊपर, ध्यान से देखें। अब तीसरी रिएक्शन पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। KO2 आपके सामने, सुपर ऑक्साइड आपके सामने है, और सुपर ऑक्साइड को आपने पानी में मिलाया। बेटा किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा। अब सुनो एक और, इधर बात सुनेगा बेटा, ये परऑक्साइड था, ये सुपर ऑक्साइड है। क्या इस सुपर ऑक्साइड के पास कम से कम परऑक्साइड जितना तो ऑक्सीजन होगा ही होगा। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा ये H2O2 बना था वो तो ये भी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास उतनी ऑक्सीजन तो थी ही जो उसने H2O पे अटैक कराया। और क्या इसके पास उससे और ज्यादा ऑक्सीजन है बेटा, यस। वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो ये रिलीज करेगा, और यही जो ऑक्सीजन होती है ये स्पेसशिप और सबमरीन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज में आती है। और साथ ही साथ KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, क्यों, क्योंकि ये बेस है और CO2 क्या है बेटा, एसिड। पहले ये रिएक्शन लिखे, अब इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूं। वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, एक्चुअल में क्या है मैकेनिज्म बता देते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड वाला पार्ट है थोड़ा सा लेंदी पार्ट है इस पूरे पार्ट में, क्योंकि इसी के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें लिखी हुई, तो सारी बातें एक एक करके डिस्कस करना है, टाइम तो लगेगा, पर ठीक है अभी टाइम दे दो, नहीं तो फिर बहुत साल बचे हुए। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो कंडीशंस अभी आपके सामने लिखी बेटा, इधर ध्यान देना ना। अब इसके मैकेनिज्म को भी बता देता हूँ, जिसको जैसे समझ आए। मैंने वैसे तरीका बता दिया आपको, ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है वैसे कर लो, या इसका एग्जैक्ट जो फॉर्म है वो देख लीजिएगा। पहली वाली रिएक्शन में तो कुछ खास है नहीं, डायरेक्ट आप किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। अब आइए सेकंड रिएक्शन पे, इधर देखिए। सेकंड रिएक्शन में आपको कौन दे रखा बेटा, Na2O2, और Na2O2 से किसकी रिएक्शन करा रहे हो बेटा, वाटर की। इसको तोड़िए आयंस में, कैसे टूटेगा, Na पे प्लस, O2 पे -2, ये दो Na प्लस है, और साथ में ये कैसे टूटेगा, H प्लस और वो H माइनस पे। एक का कैटायन दूसरे के एनायन पे, दूसरे का कैटायन पहले के एनायन पे, इस तरह से बात चल रही है। अब बताइए क्या NaOH बनते हुए दिख रहा है आपको, यस। तो बेटा ये NaOH अलग हो गया, और साथ ही साथ इस पे कितने H प्लस अटैक करेंगे बेटा, 2। जब 2 H प्लस अटैक करेंगे तो बताइए क्या मिल जाएगा, H2O2 आपको मिल जाएगा। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज दिखा दूं आपको तो ध्यान सुनिएगा, O2-2, क्या ये पर ऑक्साइड आयन है या नहीं बेटा, है। पर ऑक्साइड मतलब MOT पे जाइए, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, OO माइनस माइनस, ये पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है बेटा। और एक Na+ यहां जुड़ा हुआ है, एक Na+ यहां जुड़ा हुआ है, ये Na2O2 का स्ट्रक्चर है। और Na2O2 पे कौन अटैक कर रहा है, वाटर। वाटर में H+ इस पे अटैक करेगा, OH- इस पे अटैक करेगा, वाटर का H+ इस पे अटैक करेगा, OH- इस पे अटैक करेगा, NaOH NaOH अलग हो गया।
और H2O2 अलग हो गया। आप ऐसे समझ लें या वैसे समझ लें, वहां मैंने सिंपल आयंस में ब्रेक करके दिखा दिया। अब आइए नेक्स्ट केस में, आपको कौन दिया बेटा KO2, और रिएक्शन किससे करा रहे बेटा, वाटर के साथ। इसको आयंस में तोड़िए तो कैसे टूटेगा, K प्लस और O2 माइनस, और वाटर को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बेटा, H प्लस और OH माइनस। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पे, क्या KOH बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। और जब ये H प्लस इस पर अटैक करेगा, ध्यान से देखो, H प्लस इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HO2। क्या ऐसा कंपाउंड कभी जीवन में आपने देखा क्या, नहीं। आपने H2O देखा, आपने H2O2 देखा, पर HO2 पढ़ा ही नहीं होगा आपने, और ना मैंने कभी पढ़ाया भी होगा, ना किसी ने पढ़ाया होगा, क्योंकि ये बनता ही नहीं है तो कहां से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब ये HO2 बन गया, ध्यान सुनना मेरी बात। ये कंपाउंड नहीं बन पा रहा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहां पर ऑक्सीजन की स्टेट क्या है बेटा, -हाफ। एक ऑक्सीजन स्टेट की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये -हाफ है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इंटरमीडिएट स्टेट में, और इंटरमीडिएट स्टेट वाला ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट। कोई भी, आगे भी हम लोग बात करेंगे, तो कोई भी एलिमेंट अगर अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में होता है तो वो जनरली क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो इसी का क्या होना है बेटा, रिडक्शन भी हो रहा है, और इसी का क्या होना है बेटा, ऑक्सीडेशन भी होना है। ध्यान सुनिएगा, अभी -हाफ वाला ऑक्सीजन जब और रिड्यूस होगा तो -1 पे जाएगा। कहां जाएगा, -1 पे। और -1 पे जब जाएगा तो ये क्या बना लेगा बेटा, O2-2। यहां पर एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -1। और जब ये -हाफ से ऑक्सीडाइज होगा तो ये O2 पे चला जाएगा, जहां पर इसका स्टेट क्या है बेटा, 0। अब ये तो एग्जिस्ट कर नहीं पा रहा था, डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया इन दोनों में। अब देखो यहां पर ये जो H प्लस था, जो O2 माइनस पे अटैक कर रहा था, ये तो बन नहीं पा रहा था, तो वो H प्लस अब इस पे अटैक करेगा, और जब H प्लस इस पे अटैक करेगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, H2O2 का। और साथ में आपको क्या रिलीज होता हुआ मिल रहा है बेटा, O2। यही यहां पर लिखा गया है कि H2O2 के साथ क्या मिलेगा आपको, O2। तो इसका पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन इतना मैकेनिज्म समझने से बढ़िया है कि आपको जो सिंपल तरीका बताया है वो समझ लें। किसी भी, फिर से सुन लें, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डाला, हाइड्रोक्साइड मिलेगा। नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा परऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, तो मैंने बोला किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी में जब भी मिलाओगे परऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर परऑक्साइड भी बन जाएगा, क्योंकि इसके पास उतना ऑक्सीजन तो था ही, और उससे ज्यादा ऑक्सीजन था, तो ये साथ में क्या रिलीज कर देगा बेटा, ऑक्सीजन। नोट करके इसका यूज लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यूज है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, यूज बना लीजिएगा। सुपर ऑक्साइड्स, यूज लिख लेना सीधे। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स आर used in, superoxides are used in spaceships. Superoxides are used in spaceships and submarines, spaceships and submarines, to to absorb CO2, to absorb CO2 and produce O2, to absorb CO2 and produce O2। ठीक है। तो ये कभी भी यूज आ जाए कि भाई किसका यूज करते हैं हम लोग इस तरह की प्रोसेस में, तो आपको पता होना चाहिए। परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कोई ना कोई दिया होगा, या तो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड दे देगा, या रुबिडियम या सीजियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमको पढ़नी बेटा। अभी तक हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करी, और अगली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, जब रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में आप ये जानते हैं कि कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, खुद का हाइड्राइड बनाएगा। तो ग्रुप 1 के जो हाइड्राइड का फॉर्मूला बनेगा वो MH टाइप का बनेगा, और ग्रुप 2 में जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला कैसा बनेगा, MH2 टाइप का बनेगा। क्योंकि ग्रुप 1 पे +1 चार्ज है, हाइड्राइड पे -1 है, यहाँ इन पे +2 है, इस पे माइनस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से MH और MH2 टाइप का हाइड्राइड आपको मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हाइड्राइड बन रहा है जरा फोकस करें, क्या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही एलिमेंट मेटल्स है या नहीं है बेटा, है। और हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक। जनरली क्या होता है, आयनिक। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ग्रुप 1 के साइड में, पहले बात कर रहा हूं, ग्रुप 1 के सारे हाइड्राइड आयनिक है, लिखा एनसीईआरटी ने क्लियरली, अभी लिखवा दूंगा सारे पॉइंट। सारे के सारे क्या है बेटा, आयनिक। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात आए तो बेटा आयनिक और कोवेलेंट में से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक का। तो इन सब के बारे में लिखा है कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहले ये इक्वेशन लिख लें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साइड में।
चलिए ग्रुप 1 के साइड में लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक, all hydrides are ionic and have high melting point. All hydrides are ionic and have high melting point. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई। अब एक बात और सुनिए, एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक और पॉइंट दिया हुआ है। वो क्या पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा बेटा। अगर आप लिथियम का हाइड्राइड, अभी ये लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए, है ना, इसको मैं लिखवा दूंगा स्टेटमेंट। लिथियम का हाइड्राइड बनाया तो ऐसा बनेगा, और बाकी सब जो है उनको हम लोग लिख दे रहे हैं M + H2 गिव्स MH, है ना। ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात हो रही है। इसको कई बार ऐसा बोलता है कि अ मेटल, जैसे लिथियम बोल दिया, लिथियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। ऐसा कई बार रिएक्ट्स लिखने के बजाय क्या बोलता है, लिथियम बर्न्स विथ हाइड्रोजन। क्या बोलेगा, लिथियम बर्न्स विथ हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए लिथियम बर्न्स विथ हाइड्रोजन, तो भी समझ जाइएगा बर्न्स का मतलब क्या है बेटा, रिएक्ट कराने की ही बात कर रहा है। एक और बात सुने, लिथियम बर्न्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड, लेकिन ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पे होती है और बाकी सब की रिएक्शन इस टेम्परेचर पे होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। क्या है कि लिथियम का हाइड्राइड लोअर टेम्परेचर पे बन रहा है या हायर टेम्परेचर पे बन रहा है, हायर, और बाकी सबका लोअर। क्या लिथियम एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा अपने ग्रुप में? यस। और एक और बात, अभी रिएक्टिविटी पड़ी थी, पहली प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप आने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, तो नीचे वाले तो कम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएंगे, ऊपर वाले को रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी मैं लिखवाता हूं स्टेटमेंट, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अमंगस्ट ग्रुप 1 एलिमेंट्स which of the following element burns with hydrogen at comparatively higher temperature to form its hydride, तो आंसर कौन होगा बेटा, लिथियम। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 1 के साइड में लिख लीजिएगा। लिथियम, लिथियम burns with hydrogen, lithium burns with hydrogen at around 1073 Kelvin, at around 1073 Kelvin to form its hydride, to form LiH, लिख लो डायरेक्ट, to form LiH, while other elements burn with hydrogen at 673 Kelvin. Other elements burn with hydrogen around 673 Kelvin to form their hydrides. तो इसमें ये टेम्परेचर रटना नहीं है आपको, पहली बात है ना। टेम्परेचर पे बस एग्जाम में जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वहां हायर या लोअर लिखा होगा, तो आप खुद रिएक्टिविटी के बेस पे समझ सकते हैं कि लिथियम जो है वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे बर्न करेगा एज कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। आइए ग्रुप 1 के बाद आते बेटा ग्रुप 2 के साइड में। अच्छा एक और बात बताइए, अगर मैं LiH, NaH, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, एक और कुछ बातें जो हमने पहले पढ़ी हुई है। LiH, NaH, KH, RBH और CSH लिखा बेटा मैंने, ध्यान सुने। क्या ये हाइड्राइड्स हैं या नहीं है बेटा? है। कभी भी सिलेबस में ऑक्साइड आ जाए, हाइड्राइड आ जाए या हाइड्रो ऑक्साइड आ जाए, दिमाग में एसिडिक बेसिक नेचर को लेकर कौन सा चैप्टर आ जाना चाहिए बेटा? पीरियोडिक टेबल। हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड देखते ही दिमाग में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। और याद करिए हाइड्राइड को EN से सॉल्व किया था या ब्लॉक से? ब्लॉक से। और ब्लॉक में क्या देखते थे कि S ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर P ब्लॉक का। क्या अभी ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही S ब्लॉक के हाइड्राइड में? यस। नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा था, जल्दी नीचे वाला, इधर भी जल्दी नीचे वाला टूटता, इधर भी, पर वो देते थे H+ और ये देता है H-। इसका मतलब नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं वही बात जो हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले, बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। एक और बात बताइए, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बड़ा बड़ा छोटा छोटा के साथ स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी बात करी थी। कॉमन आयन कौन है बेटा? हाइड्राइड। H- है। H हाइड्रोजन मैंने बोला था आपको, कैसे भी आ जाए क्या मानेंगे? छोटा, क्योंकि H+ होगा या H- ही होगा। और अगर छोटा है तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। मतलब सबसे स्टेबल कौन है बेटा? लिथियम का हाइड्राइड। तो इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है नीचे जाने पर, छोटा छोटे के साथ स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। चले
अब ये जो पॉइंट अभी आपके सामने आ गए, ये तो ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स के बारे में एनसीईआरटी में जो गिवन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। बेटा आते हैं ग्रुप 2 की तरफ, ध्यान सुनिएगा। ग्रुप 2 में सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड का। तो इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और बाकी कौन है बेटा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का हाइड्राइड। ध्यान देखिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड है ये क्लियरली एनसीईआरटी लिखता है किस नेचर के होंगे बेटा? कोवैलेंट नेचर के होंगे। कौन से नेचर के होंगे? कोवैलेंट नेचर। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का मैं आपको बोल चुका हूं एक पेयर बन के चलेगा। क्या यहां पर भी बेरिलियम मैग्नीशियम का एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है बेटा? यस। क्या पेयर बन रहा है कि इनके दोनों के हाइड्राइड्स कैसे होंगे बेटा? कोवैलेंट। कोवैलेंट के साथ साथ ये पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? पॉली। हम जब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड पढ़ते हैं तो वहां आप BeH2 का डाइमर भी पढ़ेंगे, BeH2 का पॉलीमर भी पढ़ेंगे। MgH2 का ना हम डाइमर पढ़ेंगे ना पॉलीमर पढ़ेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा, इसलिए हम नहीं पढ़ते। बट एनसीईआरटी ने लिखा जरूर है कि बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड दोनों क्या है बेटा? कोवैलेंट। और दोनों क्या नेचर क्या है बेटा? पॉलीमेरिक। ग्रुप 2 के साइड में लिखेगा BeH2 and MgH2, BeH2 and MgH2 are covalent and polymeric in nature. BeH2 and MgH2 are covalent and polymeric in nature. Covalent and polymeric in nature. है ना? Rest all hydrides are ionic. Rest all hydrides are ionic. Rest all hydrides are ionic. चले, अब इसके अलावा अलग क्या बात है वो उसके ऊपर आ जाते हैं। ध्यान से देखिए। अच्छा, इन दोनों का नेचर कोवैलेंट क्यों है? क्योंकि आप समझ सकते हैं इस पे चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा है, कैटायन का चार्ज ज्यादा, तो जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए ज्यादा कोवैलेंट होते हैं। एक और बात आती है इसके बाद में कि बेरिलियम, मैंने आपको बोला था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ना तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे थे ना डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, बट इनका पाउडर्ड फॉर्म ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन कर रहा था। वैसे ही अब बेरिलियम को लेकर है बात, अब मैग्नीशियम नहीं आएगा, सिर्फ बेरिलियम को लेकर अब आगे जितनी भी प्रॉपर्टी बेरिलियम बार बार दिखेगा आपको। बेरिलियम को अगर आप हाइड्रोजन से बर्न कर देंगे, देखिए किसी भी एलिमेंट को हाइड्रोजन से बर्न कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा? उस एलिमेंट का हाइड्राइड। पर बेरिलियम कभी भी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बर्न होके हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसको हम लोग बोल देंगे कि ये अपने ग्रुप में क्या दिखा रहा है बेटा? एनोमलस बिहेवियर, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी अपने ग्रुप में सबसे कम है। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अमंगस्ट ग्रुप 2 एलिमेंट्स which of the following element does not burn in presence of hydrogen directly to produce its hydride? आंसर कौन आएगा बेटा? बेरिलियम। और सुनो, बेरिलियम हाइड्राइड भी नहीं बनाएगा, फ्लोराइड भी नहीं बनाएगा और क्लोराइड भी नहीं बनाएगा। ना BeH2 बनेगा, ना BeF2 बनेगा, ना BeCl2 बनेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो उसके लिए कुछ और मेथड्स है। अब सुने क्या मेथड यूज करना, अभी स्टेटमेंट लिखाता हूं, पहले रिएक्शन के ऊपर फोकस करिएगा। बेटा आपको बेरिलियम का क्या बनाना है? हाइड्राइड। इसका मतलब है बेरिलियम पे हाइड्रोजन का अटैक कराना है, और बेरिलियम पे हाइड्रोजन का अटैक कराना है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब सीधे सीधे बोलूं तो बेरिलियम का रिडक्शन कराना है आपको। अब बताइए, रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट हाइड्रोजन की औकात नहीं कि इसको रिड्यूस कर दे, तो हमें हाइड्रोजन से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं। पहले सबसे सिंपल वाला देखा जाता है, वो काम कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर उससे और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल लेते जाएंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं LiAlH4, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, क्या ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या नहीं होते बेटा? होते। तो अब हम क्योंकि H2 काम नहीं कर पा रहा तो हमने इसको लिया और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Be से, लेकिन Be तो खुद ही अनरिएक्टिव था, तभी तो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आपको यहाँ Be नहीं लेना है, आपको बेरिलियम का कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा, ताकि बेरिलियम ऑलरेडी एक्टिवेटेड स्टेट में प्रेजेंट रहे यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर BeCl2 एनसीईआरटी ने दे रखा, इसलिए मैं BeCl2 लिख रहा हूं। हो सकता है एग्जाम में BeF2 आ जाए, परेशान मत होना, BeBr2 आ जाए, मतलब बेरिलियम का कोई कंपाउंड होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटे, और ये यहां पर बेरिलियम के ऊपर अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा? आप तो सिंपल सा आयंस में तोड़ लो, प्रोडक्ट बनता जाएगा। पूरे सिलेबस में अपन ऐसे ही करेंगे, प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे टूटेगा बेटा? Be+2Cl-, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तोड़िए, क्या क्या आयन बनेंगे? Li, और ये क्या बन गया? H-। एक का एनायन दूसरे के कैटायन पे, दूसरे का एनायन पहले वालों के कैटायन पे अटैक करवा दो। अब आप बताइए क्या हाइड्राइड बेरिलियम पे अटैक करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? BeH2 का। यही तो हमें बनाना था,
और साथ ही साथ ये जो क्लोराइड है ये लिथियम पे भी अटैक करेगा और क्लोराइड एल्यूमिनियम पे भी अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, LiCl और AlCl3। इन दोनों को कई बार हो सकता है कंबाइन करके LiAlCl4 भी लिख दे, जैसे LiAlH4 लिखा था वैसे LiAlCl4 भी लिख दे। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये रिएक्शन यूज की जाएगी, एनसीईआरटी में गिवन है, कभी भी आ जाए किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो ये है स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा बेरिलियम does not burn with hydrogen directly. Beryllium does not burn with hydrogen directly to produce BeH2. Beryllium does not burn with hydrogen directly to form BeH2. So the method used is रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है BeCl2 LiAlH4 वाली, तो इस रिएक्शन को आप लिख लें। चलिए, BeCl2 plus lithium aluminum hydride will give beryllium hydride plus LiCl plus AlCl3. चलिए, अब ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई बेटा, किस तरह से हमने BeH2 का फॉर्मेशन किया, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप है ना BeF2, BeCl2 और BeF2Cl2 और H2 तीनों की प्रिपरेशन आएगी, क्योंकि तीनों डायरेक्टली नहीं बनेंगे, तो आप ना रिएक्शन को रटने की कोशिश ना करें, आप सीधा सा कॉन्सेप्ट पकड़िए। आपको जब BeF2 बनाना होगा या BeCl2 बनाना होगा, तो बेटा इन पे हेलोजन का अटैक कराना होगा, पहली बात। और यहां पर आपको क्या बनाना है बेटा, हाइड्राइड, और हाइड्राइड बनाना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेरिलियम का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो आपको रिडक्शन के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये दिखते ही आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो आप इस तरह से रिएक्शन करवा रहे होंगे हाइड्राइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हाइड्रोजन से जो रिएक्शन है उसके बारे में जो भी पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा था वो हम लोगों ने डिस्कशन किया बेटा। अब अगला आ जाता है रिएक्शन विथ वाटर, H2O। चले, ग्रुप 1 के साइड में अगर आप देखें तो ग्रुप 1 का कोई भी मेटल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोलता, कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो या कोई भी मेटल का हाइड्राइड हो, पानी में मिलाओगे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने अभी मेटल को जब पानी में मिलाया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो MOH टाइप का बनेगा, और ग्रुप 2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो MOH ट्वाइस टाइप का बनेगा। अब इसमें आगे की बात सुने, ये सारे जो कंपाउंड बन रहे हैं है ना हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है बेटा, आयनिक, सारे के सारे क्या है बेटा, आयनिक। अब इधर देखें, यहां पर अगर मैं बात करूं LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, क्या ये हाइड्रोक्साइड्स है या नहीं बेटा, है। और हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड या ऑक्साइड आ जाए दिमाग में सीधे सीधे पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए, एसिडिक बेसिक नेचर। क्या ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के एसिडिक बेसिक नेचर को हमने EN से सॉल्व किया था बेटा, यस। और EN का मतलब क्या था, मेटालिक है या नॉन मेटल है। क्या ये सारे मेटालिक है या नहीं बेटा, है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक। और क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। यही बात हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं बेटा, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड के लिए लिख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी। इनमें से अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो केवल बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, लेकिन बाकी सबके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे बेटा, बेसिक। और डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे सुनिए दूसरी बात, इनके बारे में एनसीईआरटी ने इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बोल रखा है। क्या बोल रखा है, अब ध्यान से सुनना, सॉल्युबिलिटी पढ़ चुके अपन लॉजिकली, है ना। आप ये ब्लॉक्स को अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनते चले तो आपका बहुत सारा पार्ट जो आपने पढ़ रखा बस वो रिवीजन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और देखिए क्या सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन बताए थे कि सॉल्युबिलिटी में एक तो S ब्लॉक के सॉल्ट्स आएंगे और P और D ब्लॉक के सॉल्ट्स आएंगे। S ब्लॉक के सॉल्ट को किससे सॉल्व करना है, लैटिस और हाइड्रेशन से, और P और D को किससे सॉल्व करना है, पोलर। ये बहुत सारी बार अपन ये बात कर रहे होंगे, तो आपको बस सुनते रहेंगे तो आपका जो पीरियोडिक और बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप सोचिए
यहां पर एस ब्लॉक के सॉल्ट है तो किससे सॉल्व करना बेटा, लैटिस और हाइड्रेशन से। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है, OH माइनस। OH माइनस बड़ा या छोटा, छोटा। 10 इलेक्ट्रॉन वाले आयन को क्या माने, छोटा। अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये डायरेक्ट बताया था। लेटिस लगाएंगे, लेटिस वेटिस लगा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायरेक्ट आपको नोट में 3 पॉइंट लिखाए थे कि कॉमन आयन में अगर 10 तक इलेक्ट्रॉन है तो छोटा, और फिर उसके बाद लिखाया था इफ कॉमन आयन स्मॉल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहां पर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और यहां पर भी आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, हमेशा जब भी ग्रुप एस ब्लॉक के सॉल्ट्स आएंगे, वो 5 एक्सेप्शन हमेशा याद रहने चाहिए। कौन कौन से एक्सेप्शन थे, 4 किसके साथ थे, ग्रुप 1, और 1 एक्सेप्शन था ग्रुप 2। ये मैं बार बार बोलते जाऊंगा, ताकि अब इतनी बार बोलने के बाद भी याद नहीं होगा तो फिर तो याद कभी नहीं होगा बेटा, ठीक है। ग्रुप 1 के साथ 4 एक्सेप्शन कौन कौन थे, ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट। क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर एक जैसा, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का ऑर्डर एक जैसा। क्लोराइड सल्फेट में 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार इंक्रीज, और बेरिलियम वाला जो फ्लोराइड था वो मिनिमम से उठ के मैक्सिमम पे आ जाएगा। तो ये एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको लिखे पहले फटाफट। चलिए, अभी ये जो H2O के बारे में बात करें बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें पहला पॉइंट सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में वाटर से रिएक्ट करेंगे, लिखवा दिया है। और एनसीईआरटी लिखता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है बेटा, ज्यादा। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, तो ये इवन कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। किससे रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर। तो स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं, वो लिख लीजिएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का लिखा दे रहा हूं, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम हम लिख चुके हैं ना। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम react with even cold water, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम even react with cold water या react even with cold water। चले, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। रिएक्शन विथ वाटर के बाद आता बेटा रिएक्शन विथ हेलोजन। और कोई भी एलिमेंट अगर हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा बेटा, हैलाइड। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा। मेटल की रिएक्शन X2 से कराई तो इस ग्रुप का जो हैलाइड बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, MX टाइप का। और ग्रुप 2 में अगर हम लोग मेटल की रिएक्शन हेलोजन से कराएं तो इनका हैलाइड किस टाइप का बनेगा बेटा, MX2 टाइप का। पहले तो ये नोट कर लें आप लोग। अच्छा, मॉड्यूल केमिकल बॉन्डिंग का सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अभी संडे वनडे का टाइम मिल रहा है आपको, अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये एस ब्लॉक का पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो रहा है ना। अभी केमिकल प्रॉपर्टी है, और फिर उसके बाद मतलब मंडे और लगेगा आपकी क्लास में, तो है ना, उसके बाद अपन उसको डिस्कस कर देंगे। और साथ ही साथ केमिकल बॉन्ड, अब जैसे ये एस ब्लॉक है, ध्यान सुनना, तो एस ब्लॉक में अभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। केमिकल अभी थोड़ी बहुत बच जाएंगी, कल अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। तो जैसे ही ब्लॉक कंप्लीट हो चैप्टर, तब आप एनसीईआरटी उठा के एक बार रीड कर लेना। अभी करना हो किसी को कर लेना, और बीच बीच में हो सकता है कुछ पॉइंट मिले कुछ ना मिले, तो एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाने दे, या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए तो आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का रीडिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग ब्लॉक्स में मस्ट है। सारी चीजें वैसे तो मैं लिखवा दे रहा हूँ लगभग लगभग आपको, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको तसल्ली रहेगी कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है। बस इतना काम है, ठीक है। चलिए, यहां पर बात करें बेटा रिएक्शन विथ हेलोजन की, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही हेलोजन आए, बार बार हेलोजन आएंगे बेटा सिलेबस में, ये 3 याद आ जानी चाहिए आपको। सीबीआई, किसके सीबीआई, अलबेली के सीबीआई। ये क्या होते हैं, कोवेलेंट। अब इसमें से क्या बेरिलियम और लिथियम का काम यहां पर आने वाला है या नहीं आने वाला, आने वाला। तो अब आपको ये समझ में आने चाहिए कि लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कोवेलेंट है। अच्छा एक बात बताओ, लिथियम का तो सब ठीक है, चलो हमने मान लिया कोवेलेंट है। अच्छा LiCl, LiBr और LiI में से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, क्या होगा, Li कौन होगा। कैसे चेक करा, पोलराइजेशन। एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, क्योंकि है ना कि लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड, लिथियम का आयोडाइड समवॉट कोवेलेंट है, और इनमें से LiI मोस्ट कोवेलेंट है।
तो ये लिखा हुआ, इसमें अभी रटने की जरूरत नहीं है, आप पोलराइजेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा ग्रुप 1 के साइड में, LiCl, LiBr, Lii, LiCl, LiBr, Lii are somewhat covalent in nature, are somewhat covalent in nature. LiCl, LiBr, Lii are somewhat covalent in nature. Full stop. Lii is most covalent in nature. Lii is most covalent in nature. है ना? रेस्ट, अब लाइन चेंज करके लिख लेना, रेस्ट अदर हेलाइट्स आर आयनिक इन नेचर. रेस्ट अदर हेलाइट्स आर आयनिक इन नेचर. मतलब ग्रुप 1 के बाकी जो हेलाइट बनेंगे उनको आपको क्या मान के चलना है बेटा? आयनिक. चलिए, इसी तरह से ग्रुप 2 के साइड में जाते हैं, ध्यान सुनिएगा. क्या बेरिलियम, इधर देखो अल्बेली में बेरिलियम आ रहा था बेटा, बेरिलियम का CBI भी क्या होगा? कोवेलेंट. लेकिन याद करिए BeF2 पे भी तो मैंने ऐसा करवाया था, तो मतलब बेरिलियम के सारे हेलाइट क्या थे? कोवेलेंट. मैंने बोल भी दिया था आपको उस टाइम पे एनसीईआरटी में, कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ऑल द हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 2 एक्सेप्ट बेरिलियम हेलाइट्स आर कोवेलेंट इन नेचर. हालांकि मैग्नीशियम का CBI भी कोवेलेंट होता है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं मानता, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं. ठीक है, ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा, all group 2 halides, all group 2 halides, all group 2 halides are ionic, all group 2 halides are ionic except beryllium halides, except beryllium halides, except beryllium halides. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर से हमने डिस्कस करा, और फिर उनके वही पोलराइजेशन का रीजन आ जाएगा. बेरिलियम बहुत छोटे साइज का, चार्ज ज्यादा है तो पोलराइज कर लेगा आसानी से. और BeF2, BeCl2, BeBr2 और Be2 में आपसे पूछे मोस्ट कोवेलेंट कौन होगा? Be2 anion, जितना बड़ा पोलराइजेशन उतना ज्यादा. और सुनिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बेटा जैसे हम क्लोराइड्स पे जा रहे हैं, सुनना मेरी बात, क्लोराइड्स पे जा रहे हैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl. अगला पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा है कि ग्रुप 1 में जो क्लोराइड्स हैं उनमें से केवल लिथियम क्लोराइड है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है. कौन मिलता है? LiCl ही हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है. स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा, ओनली LiCl, ओनली लिथियम क्लोराइड, ओनली LiCl is found in hydrated form, only LiCl is found in hydrated form, that is LiCl.2H2O, that is LiCl.2H2O. मतलब अगर NaCl, KCl, RbCl, CSCl, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर वगैरह में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कौन इनमें से हाइड्रेटेड होता है, कौन नहीं होता. तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड वगैरह ये सब हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, लेकिन लिथियम का क्लोराइड किस फॉर्म में मिलता है? हाइड्रेटेड. इसका रीजन समझिएगा, हमने जैसे LiCl को पानी में डाला, एक फैक्टर आपको बताया था फाई, हाइड्रेटेड रेडियस. मैंने बोला था जिसका फाई ज्यादा, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. अब बताइए Li का फाई इन सब में सबसे ज्यादा. तो आपको अब एग्जाम में ऑप्शन आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म. तो आपको पता है एक ही तो होगा कोई, क्योंकि एक ही तो सिलेक्ट करना है. तो वो कौन होगा जिसका फाई सबसे ज्यादा, और वो कौन होता है? LiCl होता है. ग्रुप 2 में जब हम जाएं तो ग्रुप 2 में BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ये सारे के सारे हाइड्रेटेड होते हैं, सारे के सारे हाइड्रेटेड होते हैं. लेकिन सुने, मैंने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट के टाइम पर भी, हीटिंग इफेक्ट याद करिए, क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट जब पड़ा था तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हटा दीजिए. उसमें फिर हमने हाइड्रेटेड फॉर्म पढ़ा था. हाइड्रेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ भी ऐसा लिखा था, कुछ याद आ रहा हो आपको तो ऐसा लिख दें, और यहाँ लिख दें ऐसा. ठीक है, अब इसमें वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, कहीं कहीं पे यहाँ 2 लिखा होता है. और एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी एक जगह यहाँ 6 लिखता है और एक जगह 8 लिखता है. तो वो वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है. ठीक है, मैं दोनों बातें आपको बता दी, एक जगह 6 लिखवा चुका हूं, एक जगह यहाँ 8 भी लिखा दे रहा हूं. एनसीईआरटी में दोनों दे रखे. अब आप सुनिए, इसमें आप जान दो BeCl2 के बारे में एनसीईआरटी नहीं दे रखा, बट जो दे रखा है इन चारों को दे रखा है, और इन चारों के बारे में लिखा हुआ है कि क्या आप देख सकते हैं इसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है या कम है? बेटा ज्यादा. और नीचे जाने पर वाटर मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं. क्या इसको भी फाई से आप समझ पा रहे हैं कि इसका
फाई ज्यादा, और इसका फाई कम। जिसका फाई ज्यादा उसके पास हाइड्रेटेड वाटर की क्वांटिटी ज्यादा। और याद करिए BeCl2 और MgCl2 के बारे में मैंने बोला था, ये हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं। और मैंने वहां BeCl2 नहीं लिखाया था आपको, मैंने हीटिंग इफेक्ट में लिखाया था AlCl3.6H2O, MgCl2.6H2O और FeCl3.6H2O। मैंने बोला था ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पानी उड़ने के पहले पहले कोवेलेंट बॉन्ड पे अटैक कर देगा, और इन तीनों में मैंने बोला था सीधे वाटर उड़ जाएगा और आपको CaCl2, SrCl2 और BaCl2 मिलेगा। मैंने बोलता है ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं, और ये तीन क्या दिखाते हैं? डिहाइड्रेशन। तो ये पॉइंट भी लिखा दे रहा हूं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लिखिएगा ग्रुप 2 के साइड में। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ BeCl2, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ, ऐसा लिखा, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड तो लिखा ही दिया तो BeCl2 लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम undergo hydrolysis, whereas hydrated chlorides of calcium, strontium and barium, hydrated chlorides of calcium, strontium and barium undergo dehydration, है ना। और ये पॉइंट जो अभी आपको बोला है, इसको एज इट इज लिखेंगे आप, इधर देखो, इसको भूल जाना, BeCl2 को ये सारे लिख लो, कितने कितने वाटर है, और नीचे जाने पर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है? फाई कम हो रहा है, इसलिए हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी भी कम हो रही है। लिख लो इसको एज इट इज, MgCl2.8H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O और BaCl2.2H2O। एरो बना लीजिए नीचे की तरफ। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं, रीजन बता दिया, 5 डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में।